हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएसजे का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, जो कि 12 फरवरी 2023 को ये एग्जामिनेशन होने वाला है। इसी एग्जामिनेशन को देखते हुए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी लैंडमार्क जजमेंट है उन सभी लैंडमार्क जजमेंट को जितना हो सकता है इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं। बाकी जो आएगा वो हमारा सेकंड पार्ट में आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी पीसीएसजे के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो जुट जाए। केस लॉ बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो यूपी का जो पेपर होता है, जो यूपी का प्रीवियस ईयर पेपर निकाल कर देखेंगे तो उसमें केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हर बार पूछा गया है। जब आप देखेंगे पेपर तब आपको वो दिखाई देगा। दोस्तों मैं बिना देर किए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहले मैं प्रीएम्बल से रिलेटेड जितने भी केस लॉ बन सकते थे उन सभी केस लॉ को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसके बारे में मैं शॉर्ट टर्म बताऊंगा कि हाँ ये केस किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये केस किसके मामले में आया था, जो चीज़ हो सकता है जो आपके एग्जामिनेशन के समय जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करे वो सारी चीज़ों के बारे में मैं इसमें बताऊंगा। तो प्रियम्बल से रिलेटेड जो हमारे पास फर्स्ट केस है वो इनरी बेरूबरी यूनियन का वाद है, जो कि 1960 का वाद है। इसमें इस तरह से कभी कभी दे देता है कि ये किस ईयर में ये केस आया था, तो आपको कम से कम ये ईयर याद रहेगा तो एक क्रोनोलॉजी आप सेट कर लेंगे कि अच्छा ये इस ईयर में आया था, ये इस ईयर में आया था। इससे आपका थोड़ा सा रिविजन अच्छा से हो जाएगा। तो देखिए, जो इनरी बेरूबरी यूनियन का जो वाद आया था ये किस लिए आया था। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इस केस में यह बता दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये संविधान जो है, ये प्रस्तावना जो है वो इसका अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट केस आता है वो केशवानंदा भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला का केस आता है, जो कि 24 अप्रैल 1973 का केस है। इसी को बेसिक स्ट्रक्चर केस के नाम से भी जाना जाता है और इसी को केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इससे कई बार क्वेश्चन बना है और ये जब हम प्रीएम्बल की बात करते हैं, जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो ये केस घूम फिर करके चला आता है, क्योंकि यही बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अपने आप में उदय किया था। इसी केस लॉ के बाद से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसी केस में बताया गया। पहले इनरी बेरूबरी में तो बता दिया गया कि ये प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, लेकिन इसमें बता दिया गया कि प्रस्तावना जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी संविधान का भाग है। न्यायालय ने माना कि संविधान की प्रस्तावना अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसमें यह भी बात कहा गया कि जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तथा संविधान को प्रस्तावना के आलोक में पढ़ना तथा व्याख्या किया जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि संविधान के मूल ढांचे में बदलाव किए बिना प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। आप सब कुछ करिए, कॉन्स्टिट्यूशन के मीन्स की पार्लियामेंट के पास अपार शक्ति है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट कर दीजिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंग्वेज में इसी तरह से पार्लियामेंट को कहा कि आप अमेंड कर सकते हैं, प्रस्तावना को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यही केस है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का ये केस है, जिस केस को आपको याद रखना है। फिर इसके बाद से आता है सज्जन सिंह का मामला, जो कि 1965 का मामला है। अब देखिए सज्जन सिंह के मामले में क्या कहता है। सज्जन सिंह के मामले में कहा, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का विशेष का सार और तत्व है। ये 1965 का मामला है। केशवानंदा भारती 1973 का मामला है। तो पहले ये केस आया था, फिर केशवानंदा भारती आया था। तो सज्जन सिंह के मामले में भी ये कर दिया, सार और तत्व का सिद्धांत पे मीन्स बता दिया कि ये पिथ एंड सबस्टांसेस से रिलेटेड है। सज्जन सिंह के मामले में बता दिया गया था। फिर इसके बाद से केस आता है नेक्स्ट एसआर बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है, जो कि 1994 में आता है। मैं ईयर सभी केस लॉ का आपको दिखाता चलूँगा, जिससे कि आप एक माइंड में बनाते चलेंगे कि हाँ ये इस ईयर में ये केस आया था। इससे बस कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से बस स्ट्राइक होना चाहिए, आपका एमसीक्यू सॉल्व होना चाहिए। बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा एमसीक्यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व अच्छे से होना चाहिए। उसमें हमको एक नंबर, ये अगर केस मिलता है तो हमको एक नंबर दे के जाए, हमारा एक नंबर लेके न जाए। ये कॉन्सेप्ट पे हम इसको बता रहे हैं। अब देखिए एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने केशवानंदा भारती वाद में अभिव्यक्त दृष्टिकोण को दोहराया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इस मामले में कह दिया, एसआर बोम्मई मामले में कह दिया कि संविधान जो है, जो प्रस्तावना है वो अभिन्न अंग है। उसके बाद से एक और केस आता है के बसकरण बनाम तमिलनाडु राज्य का। ये 2011 का केस है। देखिए अब नए नए केस मिलते जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संविधान की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। प्रियम्बल में भी इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि हाँ हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसी चीज़ के बारे में इस केस में बताया गया था।
फिर आता है ये नेक्स्ट केस आता है नंदनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का। ये भी 2011 का मामला है। अब इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना द्वारा प्रदत्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के वचन को भुलाया या उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इसको भुलाया नहीं जा सकता। जब हम संविधान का इंटरप्रिटेशन करते हैं या कोई भी चीज़ का उसमें चेंजेस करते हैं तो हम इसको भूल करके नहीं कर सकते हैं कि हाँ इसमें सामाजिक के बारे में नहीं हम भूल गए। कोई भी चीज़ संशोधन करते समय हम भूल जाए कि अच्छा समाज को भी देखना है, आर्थिक को भी देखना है और राजनीतिक को भी देखना है। आप संशोधन करिए, आप उसमें अमेंड करिए, लेकिन इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप करेंगे, इसका उल्लंघन आप नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास केस आता है प्रियम्बल से रिलेटेड, वो सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान से रिलेटेड मामला आता है। इसमें बताया गया है प्रस्तावना समूचे संविधान के सार, दर्शन, आदर्शों, प्राण और आत्मा की प्रतिनिधि करता है। ये प्रस्तावना के बारे में बताया गया कि प्रस्तावना इस प्रकार से है। तो जितने प्रस्तावना से रिलेटेड केस लॉ है, मैंने आपको 5-6 जो भी 7 केस जितने प्रस्तावना से रिलेटेड केस लॉ है, इस तरह से आपको धीरे धीरे आप तैयार कर लेंगे कि हाँ प्रस्तावना से रिलेटेड ये मैटर होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल 13 से रिलेटेड केस लॉ के बारे में। जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है जहां से क्वेश्चन बनता है उन चीज़ों को मैं आपके सामने लेके आया हूं। जो इस पार्ट में हो सकता है इस पार्ट में होगा, जो इस पार्ट में नहीं हो पाएगा वो मैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके थर्ड पार्ट में मैं लेके आपके पास जरूर आऊँगा। मैं यूपी पीसीएस जे के लिए एकदम लगा हुआ हूँ। देखिए आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणता का सिद्धांत, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, इसमें 3 जो सिद्धांत हैं उन तीनों लॉ से रिलेटेड सारे केस लॉ आपको मिलेंगे। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारे पास केस आता है केशव माधव मेमन बनाम बॉम्बे राज्य का मामला है। ये 1991 में ये मामला आया था। अब इस मामले में क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माना कि पूर्व के सभी अधिनियमों में पूर्व संवैधानिक कानून मौजूद है जो संविधान के प्रारंभ से पहले है। जो संविधान के मीन्स की जो संविधान के लागू होने से पहले जो कानून बने थे उसमें संविधान का मीन्स कि वो डेरोगेट नहीं कर रहा था। जो फंडामेंटल राइट्स हमारा दिया गया है, जो पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो पार्ट 3 में दिया गया था, उसको डेरोगेट नहीं कर रहा। अगर वो डेरोगेट नहीं कर रहा है तो वो हमारे संविधान के लिए क्या है? फिट है। अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को डेरोगेट करता तो उस पर हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगा देते, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगा देते। इन सभी चीज़ों को लगा करके उसको प्रावधान को क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है या कुछ समय के लिए उसको रोक दिया जाता है। तो इसमें यही बताया गया केशव माधव मेमन वाले केस में। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो केस लॉ आता है वो भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का केस आता है जो कि 1955 में आता है। अब क्रोनोलॉजी को आप केस किस समझते चलिए कि 1951 में पहला माधव मेनन केस का आया था, फिर भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का जो केस आया था ये 1955 में आया था। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आच्छादन के सिद्धांत मीन्स का जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की बारे में बात किया जा रहा है, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आच्छादन के सिद्धांत की व्याख्या की गई कि हाँ आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है, किस प्रकार से वो उसको अप्लाई किया जा सकता है। इसके बारे में कोई बताएगा तभी तो। ये बताने का काम कौन करता है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये काम किया जाता है। अदालत ने निर्णय दिया कि इस सिद्धांत के तहत कानून मौलिक अधिकारों के द्वारा निष्प्रभावी हो गया और निष्क्रिय रहता है। निष्प्रभावी हो जाता है और क्या कहता है? निष्क्रिय रहता है। अगर उसके ऊपर अगर आच्छादन का सिद्धांत लगा दिया जाता है, इक्लिप्स का सिद्धांत लगा दिया जाता है, वो मौजूद तो रहता है लेकिन वो कैसा रहता है? वो निष्क्रिय रहता है, वो इनएक्टिव हो जाता है, वो एक्टिव यहाँ पे नहीं रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट केस लॉ की। जो हमारा नेक्स्ट केस लॉ है सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का, ये 1954 का मामला है। अब देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्या कहा गया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आच्छादन का सिद्धांत केवल पूर्व संवैधानिक कानून पर लागू होता है। यहाँ पे ये बताया गया जो पूर्व संवैधानिक कानून है उस पर लागू होता है, न कि संविधान वेत्तर कानून पर। दीपचंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1959 और महेंद्र लाल जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1963 के मामले में यह विचार न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। ये बात जो बता दी गई है, ये पुष्टि की गई है कि वो जो पूर्व का कानून होगा उसी पर लागू होता है। ये आपके लिए रेफरेंशियल केस लॉ दे दिया है कि इस तरह से भी रेफरेंशियल केस लॉ को भी पूछ लिया जाता है कि अच्छा दीपचंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में क्या कहा गया था, महेंद्र लाल बनाम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में क्या कहा गया था। तो ये सारी चीज़ों पे आप पकड़ एक बनाए रखिए। बस आप इसको 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को सुन लेते हैं तो आपको ये केस क्रोनोलॉजी के साथ याद हो जाएगा और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपके एग्जामिनेशन के लिए उस दिन बड़ा अच्छा महसूस होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात राज्य बनाम अंबिका मिल्स का मामला आ रहा है। अब इसमें क्या किया गया? ये 1974 का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपचंद्रवाद, यहाँ पे देखिए इसका रेफरेंस मिल रहा है दीपचंद्रवाद, ये जो दीपचंद्रवाद का केस है, दीपचंद्रवाद, महेंद्र लाल जैन वाद और सगीर अहमद वाद में व्यक्त अपने दृष्टिकोण को
समाहित किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधानवेत्तर विधियां जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, जो लॉ डेरोगेट्स विथ फंडामेंटल राइट्स होगा, अगर कोई भी लॉ है अगर वो डेरोगेट कर रहा है किसको, फंडामेंटल राइट्स को, जो नागरिकों को फंडामेंटल राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में, अगर किसी भी राइट को वायलेशन करता है तो वो क्या हो जाएगा, उसको असंगत कर दिया जाएगा। सभी उद्देश्यों के लिए प्रारंभ से शून्य नहीं है। आच्छादन के सिद्धांत संविधानवेत्तर विधियों पर लागू होता है। जो संविधान का जो आच्छादन का सिद्धांत होता है वो संविधानवेत्तर विधियों पर लागू होता है। इस केस में यही बात बताया गया था गुजरात राज्य बनाम अंबिका मिल्स के मामले में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस, RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में क्या कहा गया है। ये 1957 का मामला है। अब इसमें देखिए, उच्चतम न्यायालय ने पृथक्करणता के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की। इस पे जो ये मामला आया है इस पे विस्तार से चर्चा की और अभिनिर्धारित किया कि अमान्य भाग हटाने के बाद जो भाग शेष है वह एक पूर्ण संहिता है, तो पूरे अधिनियम को शून्य घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट पास किया गया कि पूरे पार्ट्स को शून्य करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 377 है हमारा, वो पार्टली उसको इनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया है। अगर मान लीजिए कि जो 377 का मामला था, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि जो 377 का मामला है जो आईपीसी में हम लोग पढ़ते हैं, क्या इसको पूर्ण रूप से स्टक डाउन कर दिया गया है, इस पर इक्लिप्स लगा दिया गया है, तो नहीं, उसको पार्सली रूप से किया गया। इस प्रकार से होता है कि जो इनेक्टिव है उसको थोड़ा देर के लिए इनेक्टिव कर दीजिए, अगर समाज में फिर अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है तो फिर उस पर इक्लिप्स जो लगा है इक्लिप्स हटा दीजिए और वो फिर अपना काम करने लगेगा वो। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है वो हमारा आता है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस आता है, जो कि 1950 का केस है, 1950 का केस है। ये लैंडमार्क जजमेंट में आ रहा है। जितने भी मैं बता रहा हूँ सभी के सभी लैंडमार्क जजमेंट है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि विधि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध को अधिकृत करती है तो संविधान में दी गई सीमाओं के भीतर और उनके बिना सभी तरह के प्रतिबंधों को शामिल करने के लिए पर्याप्त है, और इन दोनों में अलग करना संभव नहीं है तो संपूर्ण विधि को खत्म कर दिया जाएगा। इनके कहने का मतलब है, इस केस लॉ के आने का मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया कि अगर वो लगता है कि वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है, मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट 3 है उसको ज़्यादा वायलेट कर रहा है, अगर उस पर इक्लिप्स लगाने से भी काम नहीं चल रहा है तो उसके पूरे पार्ट्स को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ये रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में ये बात बताई गई थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है वो आता है कियोतो होलोहन वर्सेस जचिल्लू का केस आता है, जो कि 1993 का, ये अभी 1993 में आया था। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि 10वीं अनुसूची में पैरा 7 के अलावा अन्य वैध और संवैधानिक है। 10वीं अनुसूची के शेष प्रावधान अपने आप में पूर्ण और व्यवहारिक है। ये 10वीं अनुसूची से रिलेटेड केस है। इसमें भी बताया गया है कि जो पैरा 7 के अलावा और जो वैध संविधान में उसको रहने दिया जाएगा, लेकिन अगर पैरा 7 क्या कर रहा है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ये बात कियोतो होलोहन वर्सेस जचिल्लू के मामले में ये बात बताई गई थी। देखिए इसमें फिर से केशवानंदा भारती का केस आ गया, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे केशवानंदा भारती जी आएंगे। ये केस इतना इंपॉर्टेंट है, संविधान को एक तरफ रख दिया जाए, इस केस को इस तरफ रख दिया जाए, दोनों मीन्स की पूरे संविधान को ये लेके चलने वाला केस है केशवानंदा भारती जी का। केशवानंदा भारती बनाम केरल राज्य के मामले में देखा जाए ये 1973 का मामला है। आप इस केस के डेट को याद रखिएगा। ये केस का डेट कई मामले में इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 24 अप्रैल 1973 को ही, जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर जी, उनका 24 अप्रैल 1973 को जन्म हुआ। ये केस का जजमेंट कब आया, 24 अप्रैल 1973 को केस का जजमेंट आया था। फिर हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं, 24 अप्रैल को ही मनाते हैं। तो ये 3 डेट एक साथ आप चाहेंगे तो याद कर सकते हैं। मान लीजिए जीएस के पर्पस से ये पूछ दे कि सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन कब हुआ था, तो ये 24 अप्रैल को ही हुआ था 1973 में। केशवानंदा भारती का जजमेंट कब आया था, तो 24 अप्रैल 1973 को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, तो ये आपको इस तरह से आप फैक्ट चाहेंगे तो लर्न कर सकते हैं। अब देखिए केशवानंदा भारती जी के केस में क्या कहा गया। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति केवल यह निर्णय करने तक सीमित नहीं है कि क्या विधायी निकायों ने निश्चित विधायी सूचियों की सीमा के भीतर अपेक्षित विधियां बनाई गई हैं या नहीं, परंतु यह आवश्यक है कि क्या विधि संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार बनाई गई है एवं इसमें वे विधियां शामिल संविधान के अन्य उपबंधों का उल्लंघन नहीं करती। ये बात केशवानंदा भारती जी के मामले में बताया गया था। बात करते हैं अब नेक्स्ट केस जो है हमारा एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ का जो मामला है, इस केस में क्या क्या बताया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपका अगर राइट्स वायलेट हो रहा है, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो आप 5 प्रकार का जो रिट्स जारी होता है, रिट आप
फाइल कर सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते, अगर आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो 226 आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले जाएंगे। किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में आप जा करके अपने फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है, जो वायलेट कर रहा है, उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। तो 226 और 32 आर्टिकल आपको समझ में आ गया। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी जाने वाली न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान की आधारभूत संरचना है। इन दोनों के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास, इन दोनों लोगों के पास क्या है, एक आधारभूत मीन्स की पुनर्विलोकन करने की शक्ति है, उसका जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही शक्ति दिया गया है कि आप कोई भी कानून बनता है तो क्या कर सकते हैं, आप उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू करता है तो आपको पता है कि वो हर एक पैमाने को देखेगा, सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा और हाई कोर्ट भी देखेगा। मीन्स कि एक साथ दोनों जगह पे नहीं हो सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट में उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या तो हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। मीन्स कि जो आप पुनर्विलोकन कर रहे हैं, इस पुनर्विलोकन को अनुच्छेद 368 के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये सोचे कि पार्लियामेंट में जुडिशियल रिव्यू को समाप्त कर दूं तो ये 368 के अंतर्गत नहीं आता है, इसको उससे बाहर रखा गया है। ये बात बताई गई थी। अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारा केस लॉ आ रहा है वो राज्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं कि स्टेट में कौन शामिल होता है। जो आर्टिकल 12 में हम लोग देखते हैं राज्य, जिसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया। आर्टिकल 12 आपको पार्ट 3 याद होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 जिसमें आर्टिकल 12 दिया गया। और इसी के साथ साथ हमको याद आना चाहिए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें आर्टिकल नंबर 36 बताया है। दोनों का डिफिनेशन सेम ही होता है। दोनों में राज्य की अवधारणा के बारे में बताया जाता है, राज्य क्या करता है, राज्य क्या है, राज्य किसको माना जाता है, राज्य किसको नहीं माना जाता है। इन सभी कॉन्सेप्ट को आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 जब आप दोनों को एक साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। अब देखिए इसमें बताया गया है कि राज्य किसको किसको माना जाता है, राज्य किसको किसको नहीं माना जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट केस ला आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वंश से बनाम शांताबाई का केस आता है, जो कि 1954 का ये मामला है। इस मामले में क्या कहा गया था, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया कि अन्य प्राधिकारी जो होते हैं मीन्स अदर अथॉरिटी जो होती हैं कि व्याख्या में केवल एडजस्टमेंट जेनरिस सामान्य प्रकृति के सिद्धांत का उपयोग करके किया जा सकता है। इसलिए इसका अर्थ केवल सरकारी या संप्रभु कार्यों को करने वाले प्राधिकारी ही हो सकते हैं। जो इसमें कर सकते हैं वो सरकारी कर्मचारी या जो प्राधिकारी अथॉरिटी होते हैं वही इसको कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई के केस में बताया गया था। अब हमारा जो नेक्स्ट केस आता है वो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम मोहनलाल का केस आता है। दोस्तों मैं थोड़ा फैक्ट इसलिए आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको फैक्ट से ये केस याद रहे। ये केस इतनी आसानी से याद नहीं होता है, जब इस पर आप लॉन्ग टर्म मेहनत करेंगे। मीन्स कि जब आप साल भर से पीसीएसजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीसीएसजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएसजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, महाराष्ट्र की पीसीएसजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं किसी भी स्टेट का पीसीएसजे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप साल भर से मेहनत कर रहे हैं तब आपके लिए आसान होगा। अगर आप सोचते हैं शॉर्ट टर्म में ये याद हो जाए तो इसको इसी तरह से इसी फैक्ट से आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। दोस्तों इसका कोई और अलग उपचार नहीं हो सकता। आप इसको 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, आपके पास ये वीडियो पड़ा रहेगा। आप इसको 4 बार देखिए किस तरह से नहीं याद होगा, किस तरह से आपको ये नहीं फैक्ट आपके दिमाग में घुसेगा। अब बात करते हैं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम मोहनलाल के मामले में। यहाँ पे ये मामला आया था 1967 में। शांताबाई के वाद की व्याख्या को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और अभिव्यक्त किया कि अन्य प्राधिकारी मीन्स की जो अदर अथॉरिटी, देखिए बात जहाँ पे स्पेसिफिक लिख दिया जाता है, हाँ ये राज्य हैं, ये राज्य के अंतर्गत आएंगे, ये राज्य के अंतर्गत आएंगे, ये राज्य के अंतर्गत आएंगे, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होता है। जब वर्ड लिख देता है अदर अथॉरिटी तब उसमें खेला हो जाता है कि भैया अदर अथॉरिटी में है कौन, साफ साफ बता देते कि ये है। अब अदर अथॉरिटी लिख देता है तो इसके लिए दिक्कत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया अन्य प्राधिकारी मीन्स अदर अथॉरिटी की अभिव्यक्ति इतनी व्यापक है कि संविधान या संस्था द्वारा बनाए गए सभी प्राधिकारियों को शामिल कर सकते हैं। सभी प्राधिकारी को इसमें शामिल कर दिए। अदर अथॉरिटी में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। किसको किसको अदर अथॉरिटी माना जाएगा, किसको किसको अदर अथॉरिटी नहीं माना जाएगा, इसका कोई इंटरप्रिटेशन ही नहीं कर पाया। तो यही बताया जा रहा है कि प्राधिकार दिया गया, यह आवश्यक नहीं कि प्राधिकारी सरकारी और संप्रभु कार्य करने में लगा हो। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि अदर अथॉरिटी में क्या प्राइवेट सेक्टर्स को भी हम लोग ले सकते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में भी। इस मामले में यही बताया राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम मोहन लाल के मामले में। इसके बाद से जो नेक्स्ट हमारे पास केस आता है वो सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ का भगत नाम का केस आता है। इस केस में क्या बताया गया था, ये केस 1975 का है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि
निगम के कृत्य लोक महत्व के हैं, जो निगम के कृत्य हैं वो लोक महत्व के हैं और सरकार के कार्यों से निकट से जुड़े हैं, तो उनमें इस सरकार का अभिकरण या साधन माना जाएगा। भाग 3 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में इनको शामिल किया जाएगा, इसको राज्य की परिभाषा में माना जाएगा। ये सुखदेव जी के मामले में बताया गया। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है वो रमन्ना दयाराम शेट्टी बनाम दी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मामला आता है। इस मामले में देखिए क्या बताया गया। इस मामले में बताया गया है कि ये आया कब का है, ये 1979 में ये मामला आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सुखदेव के मामले में व्यापक परीक्षण किया। भाई परीक्षण सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। व्यापक परीक्षण किया। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या निकाय राज्य की एजेंसी है, क्या कोई निकाय जो है, जो निगम है, जो कॉरपोरेशन है, क्या वो राज्य की एजेंसी या उपकरण है। निम्नलिखित परीक्षण संपादित किए गए। अब किस किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा परीक्षण किया गया। पहला परीक्षण किया गया, राज्य के वित्तीय संसाधन निकाय का प्रमुख धन स्रोत है। दूसरा, राज्य नियंत्रण का व्यापक एवं गहरा अस्तित्व है। तीसरा, निकाय का कार्यात्मक चरित्र भाव में सरकारी हो। चौथा, सरकार के विभाग को निगम में हस्तांतरित कर दिया गया हो। पांचवा, क्या निगम को एकाधिकार का दर्जा प्राप्त है जो राज्य द्वारा प्रदत्त या राज्य द्वारा संरक्षित हो। इन सभी चीज़ों पे अगर वो खड़ा उतरता है तब उसको राज्य के मीन्स की अदर अथॉरिटी में राज्य मानेंगे। अगर इन सभी अथॉरिटीज़ पे वो नहीं खड़ा उतरता है तो उसको राज्य नहीं माना जाएगा। एक ये मानक दिया गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है, ये केस को आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। जब जब आर्टिकल आप लोग 12 में पढ़ते हैं तब तक आप लोग ये केस पढ़े होंगे। अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब का ये केस है। ये केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 1981 का ये केस है। 1981 का ये मामला है। इसमें देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो कि 1898 के तहत पंजीकरण एक सोसाइटी राज्य का एक अभिकरण या उपकरण है और इसलिए अनुच्छेद 12 के अर्थ के अंतर्गत राज्य है। इसको बताया गया कि ये राज्य है। न्यायालय ने अवधारित किया कि परीक्षण यह नहीं कहती है कि एक विधिक व्यक्ति कैसे बन गया है, कैसे बनाया गया, बल्कि यह है कि क्या अस्तित्व में लाया गया है, कि किस चीज़ को अस्तित्व में लाया गया, मीन्स कि प्रेजेंट में किस चीज़ को लाया गया, उसके बारे में ये अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब के बारे में बात किया जा रहा है। अब उसके पास में आ रहा है नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला। दोस्तों इस केस को बताने का मेरा फैक्ट थोड़ा ये है कि आपको इसी बहाने ये फैक्ट लर्न रहेंगे तो आप केस तक पहुंच जाएंगे। अगर केस भूल जाते हैं तो फैक्ट को लर्न रखिए, फैक्ट भूल जाते हैं तो केस को लर्न रखिए, लेकिन केस को लर्न रखिए। हमसे लिखने के लिए नहीं आएगा, हमारे पास केस लॉ आ जाएगा। ऑप्शन चारों के चारों हमारे सामने रहेंगे, बस हमें इलिमिनेट करना है। अगर हमें इलिमिनेट करने अच्छे से आ गया, छांटना अच्छे से आ गया कि हाँ ये चीज़ इस केस में कहा गया था, ये चीज़ इस केस में कहा गया, तो आप आसानी से एक नंबर यहाँ पे उठा सकते हैं। आपका एक नंबर केस लॉ से कटने नहीं दिया जाएगा अगर आप इसको अच्छे से देख रहे हैं तो। देखिए इस केस में नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या न्यायपालिका राज्य शब्द के अंतर्गत आती है या नहीं। क्या न्यायपालिका, अब जुडिशरी पे ही बात आ गई कि क्या जुडिशरी इसमें स्टेट में आती है कि नहीं, क्या इसको राज्य माना जाएगा कि नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर कोई निश्चित राय व्यक्त नहीं की। आगे कहा कि यदि न्यायालय को राज्य के अर्थ के भीतर माना जाए तो किसी भी उच्च न्यायालय को उसके न्यायिक आदेश के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस तरह के न्यायिक आदेश को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का अगर जुडिशरी को भी अगर आप लोग राज्य मान रहे हैं तो ये तो हो जाएगा कि अब जुडिशरी अब राज्य के अंतर्गत आ गया, अब वो क्या करेगा, रिट जारी ही नहीं कर सकेगा। लेकिन इस केस में ये बताया गया कि नहीं, रिट अधिकारिता क्षेत्र सुप्रीम हाई कोर्ट के पास रहेगा और वो रिट जारी कर सकता है। ठीक, उसके बाद से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है वो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजू प्रसाद बनाम असम राज्य के, ये उतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है। अब देखिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है वो हमारे फंडामेंटल राइट से आता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आप लोग पकड़ लीजिए कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कौन कौन से केस लॉ आते हैं, फंडामेंटल राइट्स में कहाँ से कहाँ तक हमारा है आर्टिकल। इन सभी आर्टिकल्स को आप चाहेंगे तो लर्न कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यही इंपॉर्टेंट है। हम अगर लॉ के स्टूडेंट हैं, हम पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लॉ पढ़ रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हैं, तो हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। ये हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, एग्जामिनेशन में हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि नहीं ये चीज़ मैं जानता हूँ। और ये आपको आज ही सिर्फ MCQ एग्जामिनेशन के लिए नहीं फ़ायदा करेगा। जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो उस समय आपको आंसर अगर लर्न नहीं होता है, आंसर नहीं समझ में आता, आप केस लॉ डालिए ना। खाली पेपर जमा करने से अच्छा है कि आप केस लॉ चार्ट बार डालिए, आपको कुछ तो नंबर मिलेगा। किस्मत रही तो आदमी निकल जाएगा। देखिए मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सबसे पहले मैं केस को ले रहा हूं जो कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड है।
ये केस को मैंने पहले मेनका गांधी का केस है, 1978 का केस है। इसमें क्या बताया, उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि मौलिक अधिकार भारत की जनता द्वारा संजोए बुनियादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है और वे किसी व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं और ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिनमें प्रत्येक मानव अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह विकसित कर सकता है। जो हमको फंडामेंटल राइट दिया गया, फंडामेंटल राइट हमको खेलने के लिए, घूमने के लिए, मजाक करने के लिए थोड़े नहीं दिया गया। फंडामेंटल राइट हमें दिया गया है कि मैं अपनी जीवन को क्या कर सकता हूँ, गरिमापूर्ण जीवन जी सकता हूँ। मुझे कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, मुझे कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, हमें फ्रीडम मीन्स की स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी बात आती है कि अगर रीजनेबल आप ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं, अपने राइट्स का ज़्यादा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी बात की गई है। आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में रह करके सारे काम करिए, आपके फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे कोई वायलेट नहीं करेगा। तो वही बात इसमें मेनका गांधी जी के मामले में बताया गया। अभी जब हम आर्टिकल 21 वाले केस पे आएंगे तो इनके बारे में, एक एक केस के बारे में हम खोल के आपको धागा रख देंगे कि हम मेनका गांधी के केस में क्या हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, ये कहाँ जाना चाहती थी, किस लिए इनका केस इतना फेमस हो गया और आर्टिकल 21 का स्कोप क्यों बढ़ता गया। देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है एम नागराज बनाम भारत संघ का मामला। इस केस में क्या कहा गया, ये 2007 का मामला है। ये एम नागराज का मामला आप याद करके रखे रहिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये फंडामेंटल राइट्स के जो जनरल प्रिंसिपल हैं, ये हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जनरल प्रिंसिपल से मैंने रिलेटेड केस लॉ रखा है, अभी आर्टिकल बेस्ड नहीं रखा है कि आर्टिकल 14 से रिलेटेड ये केस लॉ है, आर्टिकल 15 से रिलेटेड ये केस लॉ है। ये जनरल है, ये सभी में पूछे जाते हैं। जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो हमें मेनका गांधी का केस आना चाहिए, हमारे पास एम नागराज का केस आना चाहिए, इस प्रकार के जितने भी केस होते हैं, जनरल सिंह का केस आना चाहिए। तो तमाम केस लॉ हमारे पास रहना चाहिए। देखिए इस केस में क्या बताएगा, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान में मौलिक अधिकारों के अस्तित्व की पुष्टि की है और उन्हें संरक्षण दिया गया है। कोई भी मनुष्य किसी भी संविधान में कुछ बुनियादी मानव अधिकारों को इस तथ्य के कारण स्वतंत्र रूप से धारण करता है क्योंकि वे मनुष्य है। भाई आपको किस लिए दिया गया, जो फंडामेंटल राइट जो दिया गया वो किस तौर पे दिया गया कि आप मनुष्य हैं, आपको समाज में रहना है और समाज के साथ रहने के लिए आपको जीने के लिए, आपको सम्मान के साथ जीने के लिए, आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आपको क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया गया है। ठीक, अब हमारे पास जो आ जाता है इंपॉर्टेंट केस, वो देखिए ये तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं है हमारे लिए। अब इंपॉर्टेंट केस लॉ इसमें से अभी कोई नहीं है, ये देख सकते हैं आप। इसमें से बहराम बनाम बॉम्बे राज्य का है, इसमें बसेश्वर नाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर का केस ये इंपॉर्टेंट है, जो कि 1959 का केस है। देखिए मैं वही केस लॉ बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में सटीक आपको बैठेगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया है। अगर उस पेपर के में अगर ये कहीं ना कहीं केस लॉ फंसा है तो मैं उस केस लॉ के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। देखिए बसेश्वर नाथ का केस इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। आप देख के ही पता कर सकते हैं कि इस बसेश्वर नाथ के केस में बताया गया है कि भैया मैं अपने फंडामेंटल राइट्स का त्याग नहीं कर सकता हूं। वे कोई नहीं वेव कर सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स का। इसमें किसी को वेव करने के लिए कहीं बताया ही नहीं गया कि आप अपने फंडामेंटल राइट का वेव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उसका त्याग कर सकते हैं। यह विकल्प उसके लिए उपलब्ध नहीं है। ये अधिकार न केवल व्यक्तिगत हित के लिए बल्कि पूरे समाज के लाभ के लिए संविधान में समाहित किए गए। ये पूरे संविधान में समाहित किए गए। कोई भी आदमी अगर चाहे कि मैं अपना फंडामेंटल राइट को क्या कर सकता हूँ, छोड़ दूँ, तो ये ऐसा उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस प्रकार की बात नहीं कही गई। अब ये देख लीजिए रमेश शंका बनाम भारत संघ का मामला है, जो कि 2019 में ये मामला आया था। ये करंट में मामला आया है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया अनुच्छेद 32 के तहत रिट व्यक्तिगत संविदात्मक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए साधार्य नहीं है। ये केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपके पास जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट केस लॉ आएंगे वो यहाँ से आएंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड कौन कौन से केस आते हैं, जिसमें हम लोग आर्टिकल 19 की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला केस आ रहा है अलगापुरम आर मोहनराज बनाम तमिलनाडु विधानसभा का ये केस है। इसमें बताया गया अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत अधिकार केवल नागरिकों के लिए प्राप्त है। इसमें साफ साफ ये बता दिया गया कि जो ये गारंटी दिया गया है आर्टिकल 90 में, ये सिर्फ नागरिकों के ही प्राप्त है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट केस आता है वो ये है बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ का मामला है, जो कि 1973 का मामला आ गया। इसमें क्या बताया गया, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 के क्लॉज क के संबंध में शेयर धारकों के अधिकार निगम के माध्यम से शेयर धारकों के स्वामित्व और नियंत्रण समाचार पत्रों द्वारा संरक्षित और
अभिव्यक्त किए जाने चाहिए। मीन्स कि ये न्यूज़पेपर का है, ये न्यूज़पेपर का मामला है कि जो भी शेयर धारकों के बारे में है, मीन्स कि अगर शेयर कोई खरीद रहा है, जब हम स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, इक्विटी मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, तब ये हमको समझ में आता है। ये बैंकिंग का ये एक टर्म है जिसको हम लोग शेयर धारक कहते हैं, जिसको इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। शेयर बाजार का नाम आप लोगों ने सुना हो। तो अगर उसमें कोई भी स्वामित्व लेता है, मीन्स कि कोई भी अगर शेयर खरीदता है, तो उसको क्या किया जाएगा, समाचार पत्रों के माध्यम से। मीन्स इनका क्या कहना था कि मैं उस चीज़ को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, अपने पेपर के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकता हूं, समाचार पत्रों के माध्यम से उसको क्या कर सकता हूं, अभिव्यक्त किए जाने चाहिए। मीन्स कि लोगों को बताना चाहिए कि हाँ, ये लोग क्या कर रहे हैं, शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये इनके पास इतनी स्वामित्व, उसको क्या किया जाना चाहिए, पेपर में छापना चाहिए। ये बोनेट कोलमैन के मामले में ये बात बताई गई थी। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट केस आ रहा है, डीसी एंड जीएस बनाम भारत संघ का मामला है। इसमें क्या बताया गया, उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए कंपनी द्वारा दाखिल रिट याचिका संधार्य है। जो कंपनी के द्वारा रिट याचिका दायर की जाएगी वो भी ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है वो रोमेश थापर का केस आता है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का ये केस आता है। इस केस में ये कब का आया था, ये 1950 का केस है। अब इस केस में क्या बताया गया, उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव पर निहित है। मीन्स की प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए भैया। प्रेस जो होता है, जो पेपर छापता है, मीन्स की जो समाज का आईना होता है, जिसको हम लोग डेमोक्रेसी का फोर्थ अंग कहते हैं। लिखा तो कहीं नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर इसको कहा जाता है। अगर प्रेस नहीं रहेगी तो हम जानेंगे कैसे कि क्या चीज़ है। तो इसको बताया गया है स्वतंत्रता लोकतांत्रिक संगठन की नींव पर निहित है। स्वतंत्रता राजनीतिक बहस के अभाव में सरकार की प्रक्रिया के बारे में सार्वजनिक जागरूकता नहीं लाई जा सकती है। ये मीन्स कि सरकार की जो भी प्रक्रिया है उसको जागरूक नहीं किया जा सकता। इसमें रोमेश थापर के मामले में ये बात बताई गई थी। अब हमारे पास आ जाता है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बना भारत संघ का मामला है। मीन्स कि इसमें पेपर से रिलेटेड ज़्यादा मामले आ रहे हैं, क्योंकि उस समय पेपर की छपाई होती थी और पेपर की छपाई पे क्या किया जाता था, रोक लगा दिया जाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और कहा जाता था कि नहीं, ये आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है कि आप कुछ भी पेपर में छाप सकते हैं। इस प्रकार के रोक उस समय लगा दिया जाता था और कहा जाता था ये सरकार के विरुद्ध है, या फिर आपको आंतरिक सुरक्षा के लिए ये चीज़ नहीं छाप सकते। उस पर आपको क्या किया जाता था, सरकार के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता था। वो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता तो अच्छी बात है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था। इसीलिए ये मामला कहाँ चला जाता था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चला जाता था और फिर वहाँ से डिसाइड होकर के आता था। अब देखिए इस पेपर के मामले में क्या हुआ था, ये 1985 का मामला है। इसमें क्या, उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है प्राधिकारी में हस्तक्षेप से आज़ादी। मीन्स कि किसी भी प्राधिकारी में, किसी भी अथॉरिटी में हस्तक्षेप से आज़ादी जिसका प्रभाव अखबारों की विषय वस्तु एवं उसके प्रकाशित करने पर होगा। मीन्स कि पेपर के बारे में अगर कहीं चीज़ आप रोक दे रहे हैं तो भाई पेपर वाला छाप नहीं पाएगा। अगर आपने लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, गवर्नमेंट ने अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ये चीज़ को आपको नहीं छापना है, तो वो कैसे प्रकाशित हो पाएगा, लोग के पास उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसे पहुंच सकती है। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में ये बताया गया। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट केस आता है बोनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ का मामला है, जो कि 1973 में आया था। 1973 में अभी कौन मामला आया था, आपको वो केस लर्न करके रखना है। केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 24 अप्रैल 1973 को ये केस आया था। देखिए उसी के साथ आप इसको भी कोरिलेट कर सकते हैं। बोनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ, 1973 में ये भी केस लॉ आया था। दोस्तों मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, कोई भी केस लॉ मैं भूलने नहीं दूंगा। देखिए उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी अखबार द्वारा मुद्रित पृष्ठों की अधिकतम संख्या को निश्चित करना एवं वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। मीन्स कि इस केस में यह बताया गया है बोनेट कोलमैन में कि उसमें पेपर की संख्या को निर्धारित कर दिया गया था कि नहीं, आप इतने ही पेपर पे क्या करेंगे, ये छापेंगे। तो उसको क्या माना गया कि यहाँ पे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उल्लंघन है। कि मीन्स कि आप वाक्य एवं अभिव्यक्ति जो हम लोगों को बताना चाहते हैं, जो भारत की जनता को हम बताना चाहते हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको कर्टेल कर रहे हैं। प्रेस की स्वतंत्रता मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो मात्रा से भी और गुण से भी, दोनों से क्या है, परिपूर्ण है। यह संचालन और विषय वस्तु दोनों में निहित है। ये बात जो बताई गई है दोनों चीज़ों में क्या है, निहित है। किस किस में, मात्रात्मक में और गुणात्मक में, ये दोनों चीज़ों में निहित है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ का मामला आता है। इसमें अनुच्छेद 19 को उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रेस कराधान और औद्योगिक अनुप्रयोग के विधियों से मुक्त नहीं है। ये इन सभी विधियों से क्या है, ये मुक्त नहीं किया गया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है वो सकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ का मामला आता है, जो कि 1962 का मामला है। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार भारत के किसी नागरिक को प्राप्त है वो प्रेस को भी प्राप्त है। जो
किसी भारत के नागरिक को प्राप्त है वही प्रेस को भी प्राप्त है। किसी भी प्रेस में पृष्ठों की संख्या को निर्धारित किया जाना एवं न्यून मूल्यों का निर्धारण हेतु आदेश देना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। यहाँ पे पृष्ठों का आप निर्धारण नहीं कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसका न्यूनतम मूल्य भी निर्धारण नहीं कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो ये प्रेस और स्वतंत्र क्या कहते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या होगा, उल्लंघन माना जाएगा। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1(a) का यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। फिर उसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट केस आता है आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य का ये मामला आता है, जो कि 1994 का ये मामला है। इसमें क्या बताया, उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि सरकार को अपने अधिकारों के विरुद्ध अपमान सूचक सामग्री के प्रकाशन के पहले रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी रोक नहीं लगा सकता पेपर के छपाई पे। पेपर में किस प्रकार का क्या चीज़ छापा जाता है, अपमान सूचक सामग्री। अब अपमान सूचक सामग्री होता क्या है, जब भाई पेपर में छपेगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ क्या ये अपमान सूचक है कि नहीं। अपमान सूचक प्रकाशन के पहले भाई छापा पेपर में कुछ है ही नहीं, आप कह रहे हैं ये अपमान सूचक है। कैसे ये मान ले कि अपमान सूचक है, जब भाई पेपर में छपेगा, जब आ रहा है पेपर के सामने, जब लोग देख रहे हैं उसको कह रहे हैं कि नहीं ये अपमानजनक चीज़ है, तब उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाइए, रोक लगाइए, उसकी कंपनी को बंद करिए। लेकिन पेपर छपाई से पहले आप कैसे कर सकते हैं कि नहीं ये अपमान सूचक है, अपमानजनक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इसका कोई अधिकार नहीं है। फिर उसके पास हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है देवीदास रामचंद्र बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस है। ये आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ऐतिहासिक रूप में सम्मिलित व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग, कलात्मक स्वतंत्रता, रचनात्मक, वैचारिक या रचनात्मक के नाम पर अनुमति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार की अगर आप अनुमति मांग रहे हैं तो ये अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट केस नहीं है जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वही केस लॉ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करने वाला हूँ। देखिए अब यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं पर वेरियस फैक्ट्स ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टीज के बारे में हम बताने जा रहे हैं। किससे रिलेटेड कौन कौन सा, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड कौन कौन से मामले बने हैं। पहला तो हमारा आ जाता है ए के गोपालन बनाम भारत संघ का मामला आ जाता है, जो 1950 का मामला है। इसमें बताया गया अनुच्छेद 21, ये इतना ब्रॉडर स्कोप है, इतना ब्रॉडर इसमें डाल दिया गया, जीने का अधिकार, मरने का अधिकार, सोने का अधिकार, फिर उसके बाद से बच्चा पैदा करने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, हर एक अधिकार को इसमें डाल दिया गया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में इतना बड़ा इसको बना दिया गया है, हर एक चीज़ इसी में फॉल कर जा रहा है। आर्टिकल 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ भौतिक शारीरिक की स्वतंत्रता है, कुछ नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ समयक विधि प्रक्रिया नहीं है। विधि का अर्थ है राज्य द्वारा बनाई गई विधि है, और इसका अर्थ यह नहीं है कि इसमें प्राकृतिक न्याय का तत्व निहित होना चाहिए। इसमें यह नहीं है कि प्राकृतिक न्याय का मीन्स कि जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल होता है वो इसमें निहित ही होना चाहिए। जब हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, जब विधि शास्त्र पढ़ते हैं, जिसमें विधि के ज्ञान के बारे में हम लोग समझते हैं, तो वहाँ पे एक नेचुरल स्कूल आता है, तो उसका तत्व यहाँ पे इन्वॉल्व हो ये जरूरी नहीं है। ये बात ए के गोपालन के केस में कह दिया गया। अब हमारे पास सब केसों के बिग डैडी ऑफ ऑल केसेस, जिसको हम लोग मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का केस जानते हैं, जिसको 1978 के केस के नाम से हम लोग जानते हैं। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यापक आयाम का है और विभिन्न अधिकारों को शामिल करता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड किया गया, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा किया गया। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अभी जो मेनली बात की जा रही है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करी जाती है। ये कैसा होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए और युक्त मीन्स कि रीजनेबल होना चाहिए। विधि का अर्थ इसमें व्यापक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का तत्व होना भी होता है। इसमें ये चीज़ माना गया है मेनका गांधी के केस में। फिर हम बात करते हैं अपने आधार कार्ड के केस के बारे में। भाई आधार कार्ड का जब केस आ रहा था तो उस समय के.एस. पुट्टास्वामी जी का केस बहुत जोरों शोरों पे चल रहा था कि नहीं ये हमारे राइट टू प्राइवेसी का क्या किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है। अब देखिए इस केस में क्या किया गया, आप इसको आधार कार्ड के केस के नाम से भी लर्न करके रख सकते हैं। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, ये लेटेस्ट मामला है, 2017 का मामला है। इससे रिलेटेड केस क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि 2018 के बाद 2022 में यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन हो रहा है। इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। देखिएगा ये न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी वाला केस कहीं ना कहीं मिलेगा। इसमें निजता के अधिकार के बारे में बात किया गया। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। साफ साफ बता दिया गया जो निजता का हमारा अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, वो अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है और वो अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। न्यायालय ने एसपी शर्मा और खड़क सिंह के मामले को खारिज कर दिया
खारिज कर दिया, जहां तक कि निजता का अधिकार मौलिक नहीं माना गया था। इन दोनों मामलों में निजता का अधिकार जो माना गया था वो मौलिक नहीं माना गया था, उसको फंडामेंटल नहीं माना गया था। न्यायालय ने आगे कहा कि निजता मनुष्य के गरिमापूर्ण अस्तित्व का अभिन्न अभिन्न अंग है। यह सही है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, परंतु निजता के अधिकार को संविधान संरक्षण देता है। जो निजता का अधिकार होता है उसको संविधान क्या करता है, मौलिक अधिकार जो होता है निजता का, उसको संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। मीन्स कि आपके निजता के अधिकार को कोई वायलेट नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि यह जीवन के अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का बाई प्रोजेक्ट है। मीन्स कि ये जीवन का, जो जीवन जीने का अधिकार है और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हमारा अधिकार है, इसका ये क्या है, बाई प्रोडक्ट है, इसी का ये प्रोडक्ट है। निजता का अधिकार स्वतंत्रता एवं सम्मान के साथ जीवन जीने एवं मौलिक अधिकारों के सहचर्य में लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। मीन्स कि जो भी आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये तीनों का समावेश है, जिसको हम लोग गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं। गोल्डन रूल में हमारा कौन कौन आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 21, इन तीनों का समावेश है, इसी का बाई प्रोडक्ट है। हमको जो भी हमारा राइट दिया गया है उसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बताया गया है। हमारा वो राइट कोई नहीं कर्टेल कर सकता है, ये इस केस में बताया गया था। अब इसके बाद से देखिए इन्हीं का केस है यहाँ पे, के.एस. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त एवं अन्य बनाम भारत संघ, ये 2019 में फिर इनका केस आया। अब किस प्रकार से ये केस आ गया, ये न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी का, ये तो मीन्स कि निजता के अधिकार से रिलेटेड आ गया कि नहीं, ये जो हमारा है ये निजता के अधिकार का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। अब इसी के साथ साथ एक और केस आया जो कि 2019 में आया, आधार को संवैधानिक धारित किया गया, आधार जो है उसको संवैधानिक बनाया गया, उसको संवैधानिक धारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आधार को संवैधानिक वैधता को पढ़ने और कुछ प्रावधानों को खत्म करने के बाद उसे बरकरार रखा। जो आधार कार्ड का हमारा मामला था तो वो क्या किया गया था, अब ध्यान में रखिएगा, ये 2019 का जो आधार कार्ड का मामला है वो 2019 का मामला है, और जो निजता के अधिकार का मामला है वो 2017 का मामला है। आपको ये चीज़ें यहाँ पे लर्न करके रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपके लिए समझ में आएगा। 2017 का मामला है इस प्रकार से, और ये जो है आधार कार्ड से जो रिलेटेड है ये आधार, ये 2019 का मामला है। आपको इस तरह से ये लर्न करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ का मामला आ गया, 2019 का मामला। अब देखिए कितने करंट केस लॉ आपके पास आ रहे हैं। 2018 के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि यूपी में कोई पेपर नहीं हुआ है लॉ से रिलेटेड, बस एक एपीओ का हुआ है। एपीओ में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा छोटे लेवल का एग्जामिनेशन हो जाता है। पीसीएसजे का एग्जामिनेशन थोड़ा सा ब्रॉड लेवल का हो जाता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। जोसेफ साइन का जो मामला है 2019 में आया था, इसमें क्या बताया जाएगा, जारता का अपराध असंवैधानिक है। जो जारता का अपराध होता है, हम, तुम, मैं और वो जो होता है वो जारता करता है, जारता का असंवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक करार दिया। न्यायालय ने धारित किया कि यह महिलाओं के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है और इसे इस तरह से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इस प्रकार से अगर ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहा, मैंने पहले ही आपको बताया, एनी लॉ डेरोगेट्स विथ फंडामेंटल राइट्स, उस लॉ को क्या किया जाएगा, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कर दिया जाएगा। किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, वो उसका पुनर्विलोकन कर सकता है किसी भी कानून का। उसके बाद से हमारे जो नेक्स्ट केस आता है, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का मामला आता है। इसमें समलैंगिक वैधता का मामला है, वैधानिक का मामला है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक करार दिया क्योंकि वह सहमति से वयस्कों के बीच कायर समलैंगिकता को अपराधीकरण करती थी। यहाँ पे ये जो असंवैधानिक कर दिया गया, यहाँ पे फुल नहीं इसको असंवैधानिक किया गया, इसको यहाँ पे पार्सली असंवैधानिक किया। इसके कुछ प्रावधान को असंवैधानिक किया गया। अगर दो वयस्क अगर अकेले में कहीं कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए छूट है, आप रोड पे इस तरह से समलैंगिकता नहीं कर सकते हैं। ठीक, आप इस बात को याद रखिएगा। अब इसके पास जो नेक्स्ट केस हमारे पास आता है, पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ का मामला आता है। इसमें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने के मामले में बताया गया कि अगर आप न्यूनतम मजदूरी अगर आप किसी को नहीं भुगतान कर रहे हैं तो ये उसके आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। अब आता है हमारे पास जो नेक्स्ट केस है, वो ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में केस है। ये 1986 का मामला है। ये आजीविका का अधिकार का मामला है कि मीन्स की उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी समाहित है। अगर आदमी जी रहा है तो उसके आजीविका का भी अधिकार सम्मिलित है। सिर्फ जी रहे हैं, जानवर भी जी रहा है, हम मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं, हमको मनुष्य के सारे अधिकार हमको मिलने चाहिए, हम जानवर की तरह तो जी नहीं सकते। इस प्रकार से आपको वन लाइनर में आ जाएगा कि जीवन जीने का अधिकार का केस किस मामले में बताया गया था और उसके बाद से न्यूनतम मजदूरी किस लॉ से रिलेटेड है। दोस्तों आप इसको ध्यान रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
फिर जो नेक्स्ट केस है हमारे पास चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश का मामला है। ये आश्रय के अधिकार से संबंधित है, किसी के पास आश्रय, किसी के पास घर के अधिकार से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन एक मौलिक अधिकार है। जो आश्रय का अधिकार है ये मौलिक अधिकार है, उसको मिलना ही चाहिए। उसको घर में रहने का अधिकार है, वो घर से उसको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद से आता है सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ इस एडमिनिस्ट्रेशन का मामला आता है, ये 2010 का। ये प्रजनन का विकल्प है कि मैं बच्चा पैदा करना चाहती हूँ कि नहीं पैदा करना चाहता हूं, ये प्रजनन से रिलेटेड उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि प्रजनन संबंधी विकल्पों का अधिकार, बच्चा पैदा करने या न करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत के अंदर ही आता है। मेरा मन, मैं नहीं बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, कोई मेरे को फोर्स नहीं कर सकता, मेरे को कोई प्रेशर नहीं कर सकता कि नहीं मैं बच्चा पैदा करूँ, ये मेरा आर्टिकल, ये मेरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अगर मैं नहीं चाहती हूँ तो मैं नहीं पैदा करूँगी। ये आर्टिकल 21 में ये बताया गया था, ये सुचित्रा श्रीवास्तव के केस में बताया गया था। आप इसको केस को लर्न करके रखिएगा। अब हमारे पास आता है परमानंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आता है, जो कि 1989 का मामला। ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य का अधिकार, अगर कहा गया है कि अगर किसी को भी कहीं भी चोट लग जाता है तो सबसे पहले उसको क्या देना चाहिए, पहले फर्स्ट एड देना चाहिए। बाद में ये मामला देखा जाएगा कि वो आपराधिक मामला है या सिविल मामला है, ये चीज़ बाद में निर्धारित किया जाएगा। देखिए उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि चिकित्सा प्राइवेट हो या सरकारी, कानूनी औपचारिकताओं की मांग किए बिना तुरंत उस घायल को चिकित्सा सहायता प्रदान किया जाना चाहिए। ये केस आपके जुबान पे होना चाहिए, परमानंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस। उसके बाद से आता है रामलीला मैदान बना गृह सचिव 2012 का मामला आता है, जो कि निद्रा का अधिकार है, सोने का अधिकार से रिलेटेड है कि रामलीला मैदान में सोने का अधिकार था। देखिए उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि निद्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह जैविक तथा जीवन की मूल आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य है। ये जो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट मिला है, जो आर्टिकल 21 का, ये हमारे लिए आवश्यक रूप से अनिवार्य है। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट केस आता है, वो हमारा ये केस है जॉली जॉर्ज वर्गीज बनाम स्टेट ऑफ कोचीन का ये मामला आता है। ये निर्णित ऋणी की गिरफ्तारी से रिलेटेड ये मामला है, जो कि यहाँ पे दिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में निर्णय दिया कि पर्याप्त साधनों के बावजूद जानबूझकर अफसर न होने वाले ईमानदारी ऋणी को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लेना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऋणी यदि जानबूझकर ऋण न चुकाए तभी उसका गिरफ्तार न्यायिक घेरे में आएगी। अगर कोई ऋण लिया है, कोई डेप्ट लिया है, अगर वो डेप्ट का रिकवरी नहीं हो पा रहा है, अगर वो चुकाने में असमर्थ हो जा रहा है, तभी उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर जानबूझकर वो मीन्स की चुकाने में असमर्थ हो जा रहा है तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर जानबूझकर वो क्या कर रहा है, ऋण नहीं चुकाना चाहता, वो भाग रहा है, जब आप जा रहे हैं ऋण मांगने तब वो भागता रह रहा है, तब उस मामले में आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, ऐसे नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके बाद से हमारा इंपॉर्टेंट केस लाया जाता है नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। देखिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं केस आपसे टकराएगा और किसी भी एग्जामिनेशन में टकराएगा और आपको वहाँ पे ये नंबर दिला के जाएगा अगर आप पढ़े रहेंगे तो। यहाँ पे बधुआ मजदूर से रिलेटेड ये केस लाया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि बधुआ मजदूर की पहचान और उन्हें पुनर्वासित किया जाना चाहिए। जो बधुआ मजदूर हैं उनको उनकी पहचान की जानी चाहिए और उनका रिहैबिलिटेशन करना चाहिए, पुनर्वासित करना चाहिए। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला आ गया। जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है कि नहीं शामिल है, 1962 का मामला है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, मरने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। यहीं पर आता है हमारा अरुणा रामचंद्र शानबाग का केस, जिसमें बताया गया है कि एक्टिव यूथनेसिया क्या होता है, पैसिव यूथनेसिया क्या होता है, कब किसी भी व्यक्ति को एक्टिव यूथनेसिया के तहत मारा जा सकता है, कब किसी भी व्यक्ति को उसका प्राण लिया जा सकता है पैसिव यूथनेसिया के अकॉर्डिंग। ये जब हम लोग अरुणा रामचंद्र शानबाग का केस पढ़ेंगे तो उसमें हमको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पे आ भी गया अरुणा रामचंद्र सन बनाम भारत संघ का मामला जो 2011 का है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि कुछ मामलों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु प्रदान की जा सकती है। देखिए अभी यहाँ पे किया जा रहा है कि अधिकार शामिल नहीं है। ज्ञान कौर के मामले में कहा जा रहा है कि मरने का अधिकार, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन अरुणा रामचंद्र शानबाग के मामले में कह दिया गया है कि इच्छा मृत्यु प्रदान की जा सकती है। अब किस कंडीशन में प्रदान की जा सकती है, जब आप लोग अरुणा रामचंद्र शानबाग के केस को पढ़ेंगे, जब एक्टिव यूथनेसिया को पढ़ेंगे, जब पैसिव यूथनेसिया को पढ़ेंगे, तब आपको ये बात पता चलेगी। अब इसके पास से हमारा जो इंपॉर्टेंट केस ला जाता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम भारत संघ का मामला, जो कि 2014 का मामला है। इसमें ट्रांसजेंडरों के लिए बात किया गया है। लिंग का आत्मनिर्धारण, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि लिंग का आत्मनिर्धारण अनुच्छेद 21 के तहत आवश्यक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा
है। मीन्स कि जो जो थर्ड डेंजर हैं, जो थर्ड डेंजर नहीं, जो थर्ड जेंडर हैं, जो जिसको हम लोग थर्ड जेंडर कहते हैं, वो भी क्या है, उनको भी स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। ये कौन केस में आया था? ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में आया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है, बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ का केस आता है, जो कि 2011 से है। ये बाल अधिकार को रिलेटेड को लेकर के आर्टिकल 21 में आता है। मैंने बताया ना, आर्टिकल 21 इतना बड़ा है, इसमें जो चीज़ चाहेंगे आप वो चीज़ आ जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आपको कोई केस मिल रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है किसका है, तो आप आर्टिकल 21 लगा के आंसर में चले आइएगा, कहीं ना कहीं वो आर्टिकल 21 में फॉल कर जाएगा, अगर आपकी किस्मत सही रही तो। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि सर्कस में बच्चों का यौन, शारीरिक और भावात्मक दुरुपयोग अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। अगर इस प्रकार का किया जा रहा है तो आर्टिकल 21 का उसका उल्लंघन है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोग देखते हैं। शोषण के विरुद्ध कौन कौन से अधिकार होते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ का मामला आता है, जो कि 1982 का मामला है। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को न्यूनतम वेतन से कम के लिए श्रम या सेवा प्रदाता है, तो वह उसको बंधुआ मजदूरी की तरह समान माना जाता है। मीन्स कि अगर आप उसको न्यूनतम, मीन्स कि एक मिनिमम वेजेस एक्ट बना है, अगर उस मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर में वो उसको क्या कर रहा है, वो वेजेस दे रहा है, रेमुनरेशन दे रहा है, सैलरी दे रहा है, तो उसको ये माना जाएगा कि वो उसके यहाँ बंधुआ मजदूरी की तरह से वो अपने वहाँ खटा रहा है, और उसके लिए उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा उस मालिक को। फिर उसके बाद से नेक्स्ट केस आता है, दीना बनाम भारत संघ का मामला आता है। ये 1983 का मामला है। इसमें क्या बताएगा? उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि उचित पारिश्रमिक के बिना कैदियों से लिया गया श्रम अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। जो भी कैदी होते हैं, जो भी जेल में प्रिजनर्स बंद होते हैं, उनसे अगर कोई हम लोग पारिश्रमिक लेते हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उनको क्या देना चाहिए? अनुच्छेद 23 के तहत उनको कुछ ना कुछ पेमेंट देना चाहिए। अगर पेमेंट हम नहीं दे रहे हैं तो मान रहे हैं कि उनसे बधुआ तरीके से काम करा रहे हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट केस आता है, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ का मामला आता है, जो कि 1982 का मामला है। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि निर्माण कार्य एक खतरनाक कार्य है। यह निर्माण उद्योग में बच्चों को रोजगार प्रदान करना अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। अगर निर्माण कार्य हो रहा है और निर्माण कार्य में अगर छोटे बच्चों को आप लगा रहे हैं, जिसकी एज 14 साल से कम है, 16 साल से कम है, अगर उसको आप लगा रहे हैं, तो यहाँ अनुच्छेद 14 का ये आप अनुच्छेद 24 का आप क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। उसके बाद से आता है हमारा इंपॉर्टेंट केस ला MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये पर्यावरणविद हैं MC मेहता साहब। इनसे रिलेटेड कहीं भी केस आ जाते हैं तो आप आंख बंद करके पर्यावरण से रिलेटेड मामले पर आप लगा दीजिए। नदी की सफाई से रिलेटेड कोई भी मामला आ जाता है तो इनके लिए आप लगा दीजिएगा। एक मैं छोटा सा ट्रिक आपके लिए बता दिया हूं कि MC मेहता साहब ये पर्यावरणविद है। पर्यावरण में क्या क्या आ सकता है? हमारा जल आ सकता है, हमारा पेड़ पौधे आ सकते हैं, हमारे नदियां आ सकती हैं, सभी से रिलेटेड इनका मामला आ जाता है, जो कि 1997 का यहाँ पे केस दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी किसी भी खतरनाक उद्योग, खानों और अन्य कार्यों में अगर काम नहीं कर सकते हैं। न्यायालय ने इस वाद में बच्चों को आर्थिक, सामाजिक और मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश धारित किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमारे पास पहला केस आ रहा है SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1994 का मामला है। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि धर्मनिरपेक्ष संविधान की मूल विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता जो है भारत का वो मूल विशेषता है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है। धर्म के मामले में राज्य तटस्थ है तथा सभी धर्मों को बराबर मानता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें किसी भी धर्म के बारे में जिक्र नहीं किया गया। अब ये धर्म के बारे में हमको मिलता कहाँ है? आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 तक ही हमको धर्म के बारे में हमको विस्तार रूप से बताया जाता है कि धर्म क्या होता है, आप किस तरह से प्रोफेस कर सकते हैं, उसका कंसाइंस कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने धर्म को मान सकते हैं। किसी भी धर्म को मानने से यहाँ पे भारत में रोका नहीं गया है, लेकिन भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, ये बताया गया। फिर उसके बाद से अरुणा राय बनाम भारत संघ का मामला आता है। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि विद्या में धर्म का अध्ययन संविधान के अनुच्छेद के धर्मनिरपेक्ष के दर्शन के खिलाफ नहीं है। धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक अर्थ में लचीला भाव रखता है और विभिन्न धर्मों के प्रति समझ और सम्मान को विकसित करने का काम करता है। दोस्तों, फ्रीडम ऑफ क्या मीन्स की राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड और भी हमारे पास केस लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हमारे पास अभी 100-150 केस लॉ के हमारे पास स्लॉट पड़े हैं। मैं उन सभी केस लॉ को मैं आपके सामने रख दूंगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का केस कहीं ना कहीं आपको IPC में भी फॉल कर जाएगा। अगर आप देखेंगे तो
सीआरपीसी में भी फॉल कर जाएगा और हमारे सीपीसी में भी फॉल कर जाएगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का केस लॉ तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए वो बेहतर साबित होगा एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं सीपीसी का भी कराऊंगा, सीआरपीसी का भी कराऊंगा, इंडियन पिनल कोड का भी कराऊंगा, इंडियन एविडेंस एक्ट का भी कराऊंगा। जिसका जिसका केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आता है मैं सभी केस लॉ को आपके सामने खोल करके रख दूंगा। दोस्तों ये मेरा आज का इतना ही था इस पार्ट में। इस पार्ट को आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर हो सके तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करने का कोशिश करिएगा। अगर दोस्तों में शेयर कर देते हैं तो और अच्छी बात है। अगर आप नहीं शेयर करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ना शेयर करिएगा, लेकिन आपको अच्छा लगे तो आप इसको 2 से 3 बार पढ़िए जिससे कि आपकी समझ डेवलप्ड हो सके। अगर आपको अच्छा लगे तभी शेयर करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल ना शेयर करिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा। अच्छा नहीं लगेगा तो मैं फिर मोटिवेट अपने आप को करूंगा कि मैं इससे और भी अच्छे तरीके से आपको वीडियो बना सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।